लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम को लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, पहले हम इसके नाम को समझते हैं। आपने पुराने समय में लैंप देखे होंगे जिसको हम चिमनी बोलते थे, जिसमें ऊपर एक कांच का गोला होता था और नीचे एक पॉट होता था जिसमें केरोसिन भरा रहता था, और जब हम उसको जलाते थे तो कांच के गोले से वो हवा के दबाव से बुझता नहीं था। तो वो जो कांच का गोला है कई बार अंदर से काला हो जाता था। उसको साफ करने के लिए हम एक ब्रश को काम में लेते थे। जैसा कि आप अभी इस डायग्राम में चित्र में देख पाएंगे कि लैंप कैसा है और इसको साफ करने का जो ब्रश होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ओके, तो वो जो ब्रश होता है उसमें एक मेटल की वायर होती है, उसके ऊपर बहुत सारे प्लास्टिक के फाइबर्स लगे रहते हैं। तो वो जो ब्रश है चिमनी के कांच के गोलों को साफ करने वाला, उसी के समान इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स। ओके, इस क्रोमोसोम को सामान्यतः हम जेंट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं या दैत्य गुणसूत्र भी बोलते हैं। दैत्य किसे कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, जिनके शरीर का आकार बहुत बड़ा होता था। तो इन क्रोमोसोम्स का आकार इतना बड़ा होता है कि इसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेक्ड आई से देखा जा सकता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आप इसको स्पष्टता देखना चाहें तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से उसे अनस्टैंड अवस्था में भी देख सकते हैं। तो इसे जेंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, नाम लिखते हैं। देखिए, इसी का कॉमन नाम क्या है? इसको हम कह सकते हैं जेंट क्रोमोसोम्स। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे हम दैत्य क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, दैत्य क्रोमोसोम। अब बात कर रहे हैं इनकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट द डब्ल्यू फ्लेमिंग रिपोर्टेड द फर्स्ट टाइम लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम, रिपोर्टेड, हर चीज जो आपको नोट्स में लिखनी है उसको अपने शॉर्ट में नोट कर देंगे, ताकि आप जब बोर्ड पे लिखी हुई सभी कंटेंट को पढ़ लेंगे तो अलग से आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले, रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट है डब्ल्यू फ्लेमिंग। ये डब्ल्यू फ्लेमिंग बहुत फेमस साइंटिस्ट है। आपने हमारी पुरानी जो वीडियो देखी थी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, उसमें भी इनका नाम आया था। इसको नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इनका नाम नेम्ड बाय, इसका नेम देने वाले साइंटिस्ट थे रुकर्ट। इसका नाम देने वाले साइंटिस्ट थे रुकर्ट। फ्लेमिंग ने इसे 1882 में रिपोर्ट किया था, 1882 में रिपोर्ट किया था, और रुकर्ट ने उसके बाद इसको नाम दिया उसकी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका स्पेशली नाम दिया, उनका साइंटिस्ट का नाम है बॉर्न बोटिनो। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है बॉर्न बोटिनो। इन साइंटिस्ट ने भी इनका एक नाम दिया, इनका नाम है टेस्ट ट्यूब ब्रश क्रोमोसोम्स। टेस्ट ट्यूब ब्रश क्रोमोसोम्स, इन्होंने इसका नाम दिया। इसका नाम क्यों रखा ये हम जानते हैं। टेस्ट ट्यूब हम एक्सपेरिमेंट्स में ऐसी कांच की बनी हुई एक टेस्ट ट्यूब को काम में लेते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है। ऐसी टेस्ट ट्यूब है और इसको जो साफ करने का जो ब्रश आता है इस तरीके से होता है, आप डायग्राम में देख पाएंगे। यहाँ पर प्लास्टिक के छोटे छोटे फाइबर्स निकले रहते हैं। जब इसको हम इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब में इस ब्रश को डाल के उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये ब्रश के समान है, इसलिए बॉर्न और बोटिनो ने इनका नाम रखा टेस्ट ट्यूब ब्रश क्रोमोसोम्स, और रुकर्ट ने नाम दिया लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स नाम दिया गया था। ओके, अब अपने बात करते हैं ये कहाँ होते हैं, किन किन एनिमल्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। हम बात करेंगे इसका एम्फीबियंस, स्पेशली इसकी डिस्कवरी हुई थी एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में ये होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। देयर आर ए लॉन्ग लिस्ट इन विच द लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ये तो केवल हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। अब एग्जाम में अगर आ जाए एम्फीबियन के बारे में, तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एम्फीबियन ना लिखा हो, ऑप्शन में लिखा होता है अगर हमने कहा एम्बायस्टोमा, सैलामेंडर,
नेक्चुरस, जीनोपस, फ्रॉग, तो वो सभी इसी के एग्जाम्पल है। तो इन सभी के अंदर क्या होगा, इसकी ये पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी किस एनिमल में हुई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में ध्यान रखना है। सैलामेंडर, सैलामेंडर जो एनिमल है किस में आता है, सैलामेंडर एम्फीबिया का एक एग्जाम्पल है। इस सैलामेंडर की oocyte में इसकी डिस्कवरी हुई थी। सैलामेंडर की oocyte में, oocyte यानी कि उसका हैप्लॉइड एग, उस oocyte में इसकी डिस्कवरी हुई थी। oocyte ऑफ सैलामेंडर, और oocyte में जो न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल वेसाइकल, जर्मिनल वेसाइकल, जर्मिनल वेसाइकल। Then we can say that Lembus chromosome was discovered in the germinal vesicle of the salamander amphibian by the Fleming, W. Fleming. ओके, ये कैसे होते हैं इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, देखिए अभी हम जब इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएं उससे पहले हमें एक चीज और समझनी है। क्या मैंने कहा कि सैलामेंडर का जो oocyte है उसमें जर्मिनल वेसिकल जो है यानी उसका जो न्यूक्लियस है उसमें ये क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ होते हैं, किस कंडीशन में हम लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप समझते जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं सैलामेंडर, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें एग के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एग इज कॉल्ड एज द oogenesis। तो जब कभी भी आपको लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स को नोटिस करना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर एनिमल में जब oogenesis होता है, अंड जनन होता है, अंडों का निर्माण। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने पढ़ा हुआ है oogenesis में 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है, थोड़ी सी केवल आउटलाइन बताऊंगा आपको। पहली स्टेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी स्टेज का नाम है ग्रोथ फेज, और तीसरी है मैच्योरेशन फेज। ये आपने हमारी पुरानी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जब किसी एनिमल में अंड जनन होता है, oogenesis होता है। दिस oogenesis takes place in the 3 stages, the multiplication phase, growth phase and maturation phase। ओके, मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है। ओके, यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन जो कि 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और कहां होता है, मियोसिस सेकंड होता है। और आपने ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में डालूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो पाए कि प्रैक्टिकली जब आपको लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो हम कैसे करें और एनिमल की किस डेवलपमेंटल स्टेज में ये पाए जाते हैं। तो हमने कहा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, और इस मियोसिस फर्स्ट में भी आपने पढ़ा हुआ है स्टेजेस होती है। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं। आपने पढ़ा हुआ है प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और आपने पढ़ा है टेलोज फर्स्ट। ओके, ये जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है इसमें एक स्टेज होती है, मैं अगेन कह रहा हूं सेल डिवीजन की डिटेलिंग में मेरे को नहीं जाना है। प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं डिप्लोटीन। मैं अभी बोल के बता देता हूं, सारी बात नोट नहीं करेंगे। किसी भी एनिमल के जब कभी भी oogenesis होता है तो oogenesis 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में देयर आर 4 karyokinesis stages, that is the prophase, metaphase, anaphase and telophase first, and in the prophase first there are 5 different phases, that is leptotin, zygotin, pectin, diplotin and dikinesis. You have already studied in our previous video of cell division। तो ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है इसमें हम इस क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स को हम डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। यहां पे मैं एक और नाम लिख देता हूं, इसका कॉमन नेम है, इसे क्या बोल सकते हैं, डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स। हर चीज को क्लियर करते हुए जाना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब अगर आपको पूछ ले why do we say the Lambrus chromosomes as the diplotin chromosomes, in that condition we say that we can observe the Lambrus chromosomes in the diplotin phase of the prophase first, in the
meiosis process during the process of oogenesis. That's why Lamb-Brugsch chromosomes is called as the डिप्लोटिन क्रोमोसोम। अब जब हम डिप्लोटिन अवस्था में इन गुणसूत्रों को देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देते हैं, उस पे आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, इसमें जब आप देखेंगे तो क्रोमोसोम में क्या होगा, दो क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टू ईच अदर एंड मेक्स द पेयरिंग। ऐसे ये एक क्रोमोसोम है जिसको मैं अभी बना रहा हूं, ये वाला ये है एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के साथ एक ये दूसरा क्रोमोसोम है जो मैं अब बना रहा हूं। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, पेयर बना लेते हैं, और ये सारा काम कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। आपने पढ़ा हुआ है प्रोफेज फर्स्ट में लैप्टोटीन क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, जाइगोटीन में पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसे डिप्लोटीन आ गया। यहाँ पे ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास में आ गए हैं, और जो पास में आते हैं, और जहां से क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैप्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किएज्मा बोलते हैं, किएज्मा। और ये सारी स्टेज हम किस में देख रहे हैं, डिप्लोटीन स्टेज में। व्हाट इज दिस, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आए, ऐसा हमें दिखाई देगा डिप्लोटीन स्टेज में। इसको और विजुलाइज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। तो क्या करें, मैग्नीफाई करने के लिए मैं इतने से पार्ट को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, इतने से पार्ट को थोड़ा और मैग्नीफाई कर देंगे, हाई पावर में देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये देखिए यहां पे इस तरीके से ये दिखाई देगा। यहां पे ये क्या है, एक्सिस है, क्रोमोसोम का एक्सिस। ये बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम का एक्सिस है, ये एक्सिस है। इन द एक्सिस देयर आर टू क्रोमेटिड्स, मैं लेबलिंग कर दूंगा, और यहां पे इसमें ऐसे लूप दिखाई देंगे, ऐसे आपको छोटे छोटे बड़े डिफरेंट डिफरेंट साइज के आप क्लियरली क्या देखेंगे, लूप्स दिखाई देंगे, जिससे ये लैंप को साफ करने वाले ब्रश से रिजेम्बलेंस करेगा, समानता दिखाई देगा ब्रश के समान, ऐसा दिखाई दे रहा। इस पार्ट को जब मैंने मैग्नीफाई किया तो नाम लिखते हैं, ये क्या है, ये है इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस है। और इसके एक्सिस में क्या है, मैंने कहा दो क्रोमेटिड्स है, यहां मैं लिख देता हूं, टू क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। सब कुछ जो एग्जाम में आंसर में लिखना होता है वो सारा का सारा डायग्राम में विजुलाइज हो जाना चाहिए, उससे एग्जामिनर को आपकी आंसर बुक को चेक करने में आसानी रहेगी और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। हमने कहा ये जो इसका एक्सिस है इसमें क्या होते हैं, टू क्रोमेटिड्स है, और ये क्या है, यहां पे हमने कहा ये है इसके लूप्स है। कहां पर है, लेटरल साइड में है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, लेटरल लूप्स कहते हैं। अब हम जनरल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, लेटरल लूप्स की जनरल इंफॉर्मेशन, इसको साथ साथ में देखते हुए चलें और इसके स्ट्रक्चर को भी हम समझते जाएंगे। मैंने ये कहा कि ये जो लूप्स है इनका साइज छोटा बड़ा है, ये लूप छोटा है, ये बड़ा है, ये और छोटा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के ये लूप्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्यों होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि ये लूप्स हैं, क्या बोलते हैं, हम कहते हैं डिफरेंट साइज के हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लूप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी हम ये कह सकते हैं डाइवर्स साइज ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि लूप्स कैसे होते हैं, डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स इसका साइज होता है छोटा और बड़ा। लूप्स बनने का रीजन भी आगे क्लियर करेंगे, अभी आपको सारी चीजें बताएंगे। जहां पे डीएनए हाईली एक्टिवेटेड होता है, जहां पे डीएनए हाईली एक्टिवेटेड होता है वहां पर बड़ा लूप बनता है, जहां डीएनए कम एक्टिवेटेड होता है वहां पे छोटा लूप बनता है। ये डीएनए के एक्टिवेशन में मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
वो भी अभी क्लियर करेंगे। फिलहाल आप इस पॉइंट को समझने के लिए जितना कहें उतना देखिएगा। डीएनए जहां पे ज्यादा एक्टिवेटेड है बड़ा लूप बनेगा, जहां डीएनए कम एक्टिवेटेड है वहां पर छोटा लूप होगा। इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट इन द डिफरेंट टाइमिंग। जीन के एक्टिवेशन का मतलब, डीएनए का एक्टिवेशन का मतलब क्या है? डीएनए एक्टिव होकर क्या करेगा? डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। जब डीएनए एक्टिवेटेड है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो ये क्या बता रहा है? डिफरेंशियल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जीन्स ज्यादा एक्टिवेटेड है वहां बड़ा लूप बनेगा, और जहां पर कम एक्टिवेटेड है वहां छोटा लूप होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है? डाइवर्ज साइज होता है लूप के। लूप्स के लिए हम कहते हैं ये लूप्स कैसे होते हैं? हम कहेंगे लेटरल लूप्स आर सिमेट्रिकल। लेटरल लूप्स आर सिमेट्रिकल लूप्स है। सिमेट्रिकल लूप्स का मतलब क्या हुआ? एक ही एक्सिस के ऊपर देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर में लूप की बात करो, आधा ऊपर है आधा नीचे, दो लूप बने हुए, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। सिमिलरली ये लूप है, इसकी लेंथ बराबर होगी, इसकी लेंथ बराबर होगी। यानी कि हम ये कहें कि जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं ये बीच में से बाइसेक्ट हो रहा है किससे? एक्सिस के। तो एक्सिस के ऊपर का पार्ट और एक्सिस के नीचे का पार्ट, उसकी लेंथ इक्वल होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लूप्स कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। एक और वर्ड काम में लेते हैं यहां पे, लूप्स आर डायनेमिक। लूप्स आर डायनेमिक। लूप्स है वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में डायनेमिक का मतलब होता है गति की, गतिशील अवस्था में होना। अब गति का मतलब यहां ये नहीं है कि लूप्स एक साइड से दूसरी साइड की ओर माइग्रेशन कर रहे हैं, ये नहीं है गति का मतलब है। गति का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मेरे हाथ है, ये अंगुली है, मैंने कहेंगे ये क्या है? डायनेमिक कंडीशन में मूवमेंट कर रही है। तो ये लेटरल लूप्स जो होते हैं इनका साइज कम ज्यादा होता रहता है। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बना दिया कि स्टैंड बाई मोड में आ गया, ये लूप छोटे वाला बड़ा हो जाएगा, बड़े वाला छोटा हो जाएगा, छोटे वाला लूप बड़ा होगा, बड़े वाला छोटा होगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा? इनका साइज है प्लस माइनस कम ज्यादा होता रहता है। और ये क्यों होता रहता है? अभी मैंने बताया डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। यहां पर जीन ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म होगी तो ये बड़ा हो जाएगा। इस जीन ने अपना काम कर लिया तो इसका साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा। जिस जीन की जिस समय एक्टिविटी की जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग लूप का साइज बड़ा हो जाएगा, और जिसकी एक्टिविटी की अब आवश्यकता नहीं होगी वो क्या होगा? कम होगा। यानी कि टाइम बाउंड, टाइम के साथ साथ ये लूप्स इनका साइज वो फिक्स ना होकर के क्या होता है? बदलता रहता है, चेंजेबल कंडीशन में। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लेटरल लूप्स आर द डायनेमिक होते हैं ये लूप्स। चलिए अभी और बात करते हैं। एक यहां पर कुछ मैं और लेबलिंग करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इन एक्सिस के ऊपर ये जो मैं पार्ट्स बना रहा हूं इसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स के क्या है? क्रोमोमियर। यहां पर एक हेडिंग भी लिख देता हूं, टाइटल आप समझ पाएंगे। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, ये वाले जो पॉइंट्स बने हैं इनका नाम है क्रोमोमियर्स। अब ये क्रोमोमियर्स क्या होते हैं? इनको पहले इन शॉर्ट में सिंगल सेंटेंस में कहूं, दीज आर द इनएक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द लैम्ब्रुस क्रोमोसोम। वो पार्ट जहां पर डीएनए एक्टिवेटेड नहीं है उसको हम क्या बोल रहेंगे? क्रोमोमियर्स कहेंगे। तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं एक बार के लिए, क्या? इनएक्टिवेटेड। सिंपल सा कह दो, इनएक्टिवेटेड डीएनए है। इनएक्टिवेटेड डीएनए, इस डीएनए का एक्टिवेशन नहीं हुआ है। और डीएनए का एक्टिवेशन का मतलब क्या है? यानी कि ये वो पार्ट है जहां डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी यहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो रहा है? डीएनए एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए कैसा है? टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्ट पैक्ड है। तो यहां पर क्या होगा? डीएनए हाईली कंडेंस्ड होगा। तो यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, ये वो पार्ट है जहां डीएनए क्या है? कंडेंस्ड कंडीशन के अंदर है, कंडेंस्ड है। डीएनए कंडेंस्ड होता है, अत्यधिक संगठित है, इसलिए डीएनए क्या होगा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। डीएनए कंडेंस्ड है, हाईली टाइटली पैक्ड है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है।
अदरवाइज हमारी पुरानी वाली वीडियो को आप देखेंगे, हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर डीएनए क्या होता है, कोइलिंग करता रहता है। तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से डीएनए की पैकिंग होती है सेल के अंदर क्रोमोसोम में। तो वो हमारी अलग से वीडियो है, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में आप पढ़ेंगे, वहां आएगा। तो जब डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ टाइटली कॉम्पैक्ट पैक्ड फॉर्म में रहता है तो वो डीएनए खुलता नहीं है, और इसलिए उसे डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए इज इनएक्टिवेटेड। कब? जब वो कॉम्पैक्ट कंडीशन में होता है। तो इसलिए हमने कहा डीएनए कंडेंस्ड है और इनएक्टिवेटेड है। कहां पे? क्रोमोमियर पे, ये बीच बीच में जहां जहां क्रोमोमियर से। और लेटरल लूप है, वो क्या दिखा रहे हैं कि लेटरल लूप ये बता रहे हैं कि दीज साइड्स आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड, है ना। जहां पे जीन्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिवेटेड है, वहां पर क्या होगा, लेटरल लूप्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे हम पहले जैसे इस लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम्स के एक इतने से पार्ट को हमने बड़ा बनाया था, अब एक लूप को मैं यहां बनाता हूं और बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर होती जाएगी। यहीं पे इसको मैं एक लूप की बात कर लेता हूं, कैसे बनाएंगे, साथ साथ में आपको डायग्राम के बारे में भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बार ऐसे फिगर्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको केवल और केवल टॉपिक नहीं समझना है, डायग्राम को ड्रॉ करने का सिस्टम है वो भी समझना है। ये हो गया एक सिंगल लूप की मैं बात कर रहा हूं, ये आ गया सिंगल लूप। एक लेटरल लूप हो गया ऊपर, एक नीचे, सिमेट्रिकल हमने बना दिया है। ये है लेटरल लूप। और इस लेटरल लूप के ऊपर यहां पे देखें, मैं एक हल्का सा बॉर्डर बना रहा हूं। ये हल्का सा बॉर्डर, इसका एक अलग से नाम है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा अभी बनाया है। यहां पर बात करें, ये लूप, एक लेटरल लूप की हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि लंबाई होती है, फिक्स होती है। एक मैं एवरेज की बात कर दूं तो 10 माइक्रोमीटर, लेकिन मैं आपको अगेन बता रहा हूं लूप का साइज फिक्स नहीं होता है, जीन एक्टिविटी के साथ में कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए फिक्स रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको लिख देता हूँ 10 माइक्रोमीटर। ये इसकी क्या है, लेंथ हो गई 10 माइक्रोमीटर। हमने कहा 10 माइक्रोमीटर एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले जो पार्ट है, ये कौन सा है, ये है क्रोमोमियर, जिसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेटरल लूप के बाहर की ओर एक मैट्रिक्स होता है जिसे बोलते हैं आरएनपी। ये बाहर की ओर कोटिंग होती है, आरएनपी मतलब क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, नाम खुद बता रहा है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी कि ये किसका बना हुआ है, इसमें केमिकली कंपोजिशन क्या है, इसमें आरएनए है और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है, इसलिए लिखा आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या है, लेटरल लूप के ऊपर की कोटिंग है, एक कोट बना हुआ है आरएनएपी का, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, इस लेटरल लूप में जो डीएनए होता है, हमने कहा क्या करेगा, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होगा। कौन से एंजाइम से होगा, तो आरएनए का सिंथेसिस है तो नाम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा और वो डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करेगा। ओके, तो यहां पे मैं एंजाइम का नाम भी लिख देता हूं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, वह जब एक्टिवेटेड होगा तो क्या कर देगा, डीएनए मॉलिक्यूल है उससे क्या बन जाएंगे, आरएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आरएनपी है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो मैट्रिक्स है, क्या काम करता है, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन कौन सा, नंबर 1 वर्क है इसका आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, और दूसरा इसका फंक्शन होता है वो है आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन, आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन। दोनों बातों को अभी समझना है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक साथ देखें, बोर्ड में सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनपी की बात कर रहे हैं। दोबारा देखें, लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम के ये जो लूप है, दीज लूप्स आर कोटेड विद द
RNP, that is the ribonucleoprotein. The chemically composition is the made of the RNA and the protein. These are the coating of lateral loops. इसमें क्या होता है, हमने कहा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, और लूप में क्या काम होगा, दिस आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेज आरएनए फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। हमने कहा और क्या काम करेगा, आरएनए की प्रोसेसिंग। आरएनए की प्रोसेसिंग क्या है, जब नया आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नव संश्लेषित आरएनए स्थायी मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसको स्थायी बनाने के लिए उसको कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है, कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना कहते हैं। इसमें ये आरएनपी किस में हेल्प करता है, दो टाइप की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। नंबर पहला काम आरएनए की स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, और आरएनए में पॉली एडिनाइल ग्रुप को जोड़ देता है। ये दो काम करता है, इसको नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कि प्रोसेसिंग में क्या काम होगा, इस प्रोसेसिंग में हमने कहा पहला काम तो होगा स्प्लाइसिंग का काम होगा, और दूसरा काम क्या होगा, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन, एडेनिन, एडेनिन क्या होता है, आपने पढ़ा डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन क्षार होता है ना, नाइट्रोजन बेस होता है एडेनिन। तो एडेनिन से जो न्यूक्लियोटाइड बना तो वो हो गया यूनिट हो गया। अब वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड लगातार 1 2 3 4 5 6 एक चैन बन जाएगी, पॉली एडिनाइल टेल बोलते हैं उसको, पॉली एडिनाइल टेल बन जाती है, जो उसको प्रोटेक्शन देती है नए संश्लेषित आरएनए को, ये काम होता है। दूसरा स्प्लाइसिंग, ये एक अलग से टॉपिक है तो मैं उस पर अभी फोकस नहीं करूंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आरएनपी किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है आरएनए की प्रोसेसिंग में। और आरएनए की प्रोसेसिंग में क्या काम होते हैं, हमने कहा दो काम होते हैं, स्प्लाइसिंग होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है, और दूसरा वक्त क्या है, आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन करना। कहाँ पे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा, और फिर आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, फिर कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में। तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए ट्रांसपोर्टेशन, which is initiated and activated by the RNP molecule that help in the transportation process of RNA। तो ये बात हुई हमारे आरएनए। सबसे ध्यान रखें, आंसर लिखते में सीक्वेंस में चलें, पहले इसको बताएं, फिर इसकी हम बात करें, फिर हमने लेटरल लूप की बात की, फिर लेटरल लूप में हमने क्रोमोमियर की बात कर दी। क्रोमोमियर क्या होता है मैंने बता दिया पहले से। फिर हमने बात की आरएनपी की बात की। ऐसे सीक्वेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो काम चलता रहेगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड को साफ कर लेता हूँ ताकि आगे की चीज को अपने समझाते हुए रहें कंटिन्यूटी में। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेटरल लूप में और क्या क्या काम होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट काम है जो लेटरल लूप के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन। ये आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो पढ़ेंगे ऊजेनेसिस को, प्रोसेस को, तब भी आप समझ पाएंगे। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो जीन की एक्टिविटी को, स्पेसिफाइड जो जीन होते हैं उसके इफेक्ट को एम्पलीफाई करने का काम कौन करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जीन एम्पलीफिकेशन कहते हैं। एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर टाइप को प्रोटीन बनाती है, एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर टाइप की क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और जब हमें उस प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता हो, उस प्रोटीन को अधिक सिंथेसिस करने की जरूरत होती है, तो जीन क्या होती है, उस जीन को एम्पलीफाई किया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीन एम्पलीफिकेशन किया जाता है। और जीन एम्पलीफिकेशन किस में होता है, लेटरल लूप्स में होता है। उसके अलावा हम बात करें कि लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या काम आते हैं, तो हम कहेंगे जीन मैपिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जीन मैपिंग में हेल्पफुल होते हैं ये जीन मैपिंग, यहां पर अपने लिख देते हैं। जीन मैपिंग का प्रोसेस होता है, उसमें ये काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी, मैंने कहा ना ये जो लूप्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट जीन डिफरेंट डिफरेंट टाइम में एक्टिवेटेड होती है, जिससे इनके लूप का साइज छोटा और बड़ा होता है। तो जीन की लोकेशन को हम कहें कि पर्टिकुलर जो जीन है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया जाता है, लोकेशन ऑफ जीन
को फाइंड आउट करने का काम किया जाता है लैम्ब्रुस क्रोमोसोम की हेल्प से। इस और उसका उपयोग से हम क्या बनाते हैं, जीन की लोकेशन को फाइंड करने के बाद जीन मैप को बना सकते हैं। तो जीन मैपिंग में भी लेटरल लूप्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा बात करें हम जीन का आइडेंटिफिकेशन, जीन का आइडेंटिफिकेशन, जीन का आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ, इफ वी वांट टू नो that what is the function of a particular gene, then we can identify that gene by the activity of that gene. And which kind of the activity? The activation of gene by the process of by the synthesis process of RNA and the protein by this particular gene. तो जीन का आइडेंटिफिकेशन है वो भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्या? इन्वेस्टिगेशन, या हम ये कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, इन्वेस्टिगेटिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस कब? तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, जब कभी भी भ्रूण का विकास हो रहा होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का विकास हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम किसी डेवलपमेंटल स्टेज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो भी हम लैम्ब्रुस की एक्टिविटी के द्वारा पहचान कर सकते हैं। तो जब कभी आपको पूछ लें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, जैसे कि हमने कहा जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन मैपिंग, जीन आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड मैंने आपको बताया कि द लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स helps in the RNA processing like the splicing and the polyadenylation process and RNA transportation. अब मैं बात कर रहा हूं उस मेथड की कि जब कभी भी आपको अगर लैब में देखना हो किसी लैम्ब्रुस क्रोमोसोम को तो आप उसे कैसे आइसोलेट करेंगे, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम को आइसोलेट कैसे करें उसको आपको समझना है। छोटा सा प्रोसेस है, बस अभी टॉपिक पूरा हो जाएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊ साइट को ले लेते हैं, जैसे हमने बात की सैलमेंडर की, फर्स्ट टाइम लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स वाज डिस्कवर्ड इन द सैलमेंडर दैट इज एन एम्फीबियन। इसमें क्या होगा, एक होगा न्यूक्लियस होगा, ये हमने बना दिया इसका न्यूक्लियस, नाम लिख देते हैं। ये क्या है, ये एक है ऊसाइट, अंडकोशिका, और इसमें जो ये न्यूक्लियस है इसका नाम है जर्मिनल वेसाइकल। सारा प्रोसेस मैं डायग्राम में बना दूंगा, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस एग में मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे तो जर्मिनल वेसिकल बाहर आ जाएगा। ओके, आगे जब भी मैं जर्मिन GV लिखूं ना तो आप समझ जाइएगा जर्मिनल वेसिकल की बात कर रहा हूं। तो हम क्या करें, हम ये करें कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्सिप इसको ब्रेक डाउन कर दें। फॉर्सिप से नाम लिख देते हैं फॉर्सेप्स, यानी कि चिमटी की बात कर रहे हैं, उससे हम किसको तोड़ दें, ब्रेक द वॉल ऑफ oocyte। oocyte की जो वॉल है, जो दीवार है, उसको हम चिमटी की सहायता से, ये मान लेते हैं एक चिमटी है, फॉर्सिप है, उस फॉर्सिप की हेल्प से क्या कर देंगे, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। कौन? जर्मिनल वेसाइकल। ये हो गया जर्मिनल वेसाइकल, फ्री हो गया। और इसके साथ में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल तो होंगे ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, कौन से, जो कि एक oocyte में होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल भी होंगे। यहां पर आ गया GV, यानी कि जर्मिनल वेसाइकल है वो फ्री हो गया है। जर्मिनल वेसिकल फ्री हो गया। क्रोमोसोम तो कहां होंगे, क्रोमोसोम, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम तो होगा इस जर्मिनल वेसिकल के अंदर होगा, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, यहां पे लिख दिया हमने लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स, और शॉर्ट में इसको भी मैं लिख दूं लैम्ब्रुस क्रोमोसोम्स, LBC, इस जर्मिनल वेसिकल के अंदर है। अगेन फॉर्सिप की हेल्प से हम इसको भी तोड़ देंगे, है ना, फॉर्सिप्स की हेल्प से। फॉर्सेप्स हम कहते हैं चिमटी को, हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या?
ब्रेक द वॉल ऑफ जर्मिनल वेसिकल, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, वॉल का मतलब कोई दीवार नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम्स है वो फ्री हो जाएंगे, न्यूक्लियर का कंटेंट है वो बाहर की तरफ निकल गया है। न्यूक्लियर कंटेंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या आया है बाहर, ये है न्यूक्लियर कंटेंट है वो बाहर आ गया है। अब इस न्यूक्लियर कंटेंट में लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम है और भी तो सेल का सारे सेल ऑर्गेनल इसी के अंदर है, तो हमें केवल लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम को अलग करना है, तो हम क्या करें, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें। मैं इस डायग्राम को अब इधर की ओर मोड़ देता हूं, इसके साथ साथ आप चलते रहेंगे। तो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसमें इसको घुमाते हैं तो लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम में ऊपर की ओर सस्पेंडेड हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हुआ जैसे हम दही को चर्निंग करके मथ करके मक्खन बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से उसको भी क्या करना है, चर्निंग करना है, घुमाना है। उससे क्या होगा, लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम्स हैं ऊपर की तरफ तैरने लग जाएंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद में इसमें क्या हम मिला देंगे, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड मिला देंगे, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। और ये पैराफॉर्मेल्डिहाइड है वो किसका काम करेगा, फिक्सेटिव का काम करेगा, फिक्स करने का काम कर देगा क्रोमोसोम्स को। फिक्सेटिव हो गया। अब हम क्या करें, अब इस लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम को हम एक स्लाइड लेंगे, ऐसी स्लाइड जिस पे बना हुआ है माइक्रोवेल, ये स्लाइड है इस पे बना हुआ माइक्रोवेल, और हम इस लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम को इस माइक्रोवेल में डाल देंगे और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे। कौन से, किस माइक्रोस्कोप से करेंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से, या हम कर सकते हैं किससे, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप से हम इसकी स्टडी कर लेंगे तो हम इसको देख पाएंगे। तो जब कभी आपको पूछ लें कि लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम को आइसोलेट कैसे किया जाता है, आप इस प्रोसेस को लाइन से लाइन लिखते रहेंगे, अलग से रटना नहीं है। जर्मिनल वेसिकल हो गया, उस साइड में जर्मिनल वेसिकल है, फोर्सेप्स से आपने इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ा तो क्या हुआ, जीवी जर्मिनल वेसिकल बाहर आ गया, इसमें लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम फोर्सेप्स से हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रेक कर दिया, सेंट्रीफ्यूज किया, पैराफॉर्मेल्डिहाइड को मिला के फिक्स कर दिया, और ये माइक्रोवेल वाली स्लाइड में इसको माउंट कर देते हैं। और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या हम डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हुआ लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में। तो आप हमारी इसी तरीके से जो बाकी की जो वीडियो उसको देखें आप एक बार। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, पहले उसको समझिएगा, उसमें डिटेलिंग आएगी, फिर आएगी लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम की ये वीडियो है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है वन ऑफ अनदर जेंट क्रोमोसोम, दैट इज द पोलिटीन क्रोमोसोम, दैट इज कॉमनली नोन एज द सैलिवरी ग्लैंड, लार सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम बोलते हैं, लार ग्रंथियों वाले गुणसूत्र, वो भी बड़े आकार के होते हैं, उसमें जीन डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी को समझेंगे। थैंक यू सो मच।